चैप्टर 4 की रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। हमने सारे टॉपिक डिटेल में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब पूरे टॉपिक आप लोगों ने रीड कर लिए हैं तो इसकी एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन पोर्शन में हम वही चीज़ें करने जा रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो लेट्स वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, दिस टॉपिक इज स्टार्ट फ्रॉम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि जब किसी वायर में करंट पास होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। तो हमने एक कंपास लिया था, तो सपोज ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो जब इसमें से करंट पास किया तो ये डिफ्लेक्शन इस साइड आ गई। तो जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी करंट की, तो ये जो कॉइल थी, सॉरी जो निडल थी, इसने डिफ्लेक्शन इस साइड दी थी। यानी हमें इसमें पता लगा था कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो चेंज। तो उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने राइट हैंड यूज किया था, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था कि सपोज अगर किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट आती है। मतलब ये आपका थंब है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट। ये ऑनवर्ड दी पेपर है, ये डाउनवर्ड दी पेपर। तो ऑनवर्ड को मैंने बोला था डॉट ले लेना है, इसको आपको क्रॉस ले लेना है। क्रॉस क्या शो करता है, डाउनवर्ड। किसी भी चीज़ को अगर डाउनवर्ड शो करना है क्रॉस लगा लो। एंड डॉटवर्ड क्या शो करता है, अपवर्ड, ठीक है। सो ऑर्स्टेड ने जस्ट हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि जब करंट वायर में पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। और राइट हैंड थंब रूल ने हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करके दिखाई थी कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट है। इसके बाद हमने किया था बॉयड-सैवरेट लॉ। तो बॉयड-सैवरेट लॉ क्या कहता है कि अगर करंट किसी वायर में, इनफाइनाइट वायर में फ्लो कर रहा है आई, और अगर ये इसका स्मॉल पार्ट है dl और ये कोई पॉइंट है p, डिस्टेंस इसका r है, ये एंगल थीटा है, तो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, स्मॉल पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड dB, वो होगी आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यानी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है वो 10 की पावर -7 था, और जो म्यू नॉट है इसे हमने परमेबिलिटी बोला था, परमेबिलिटी, जो कि स्पेस को डिनोट करता है। ये पता लगता है कि ये जो पॉइंट है वो स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई 10 की पावर -7। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो dB वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl वेक्टर इंटू r वेक्टर बाई r क्यूब। देखिए इसको, बॉयड-सैवरेट लॉ की हमने दो एप्लीकेशन भी की थी। पहली एप्लीकेशन थी करंट, मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां पे यूज करना है, करंट नहीं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एक इसकी एप्लीकेशन थी, इसी का ही पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो एक इनफाइनाइट है, एक फाइनाइट है। तो हमने इनफाइनाइट के लिए क्या रिजल्ट निकाला था? तो इनफाइनाइट के लिए हमारा रिजल्ट आया था मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर। और ये फाइनाइट के लिए था, सॉरी इनफाइनाइट के लिए था। और फाइनाइट के लिए क्या आया था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 डिवाइड बाई आर। तो हमने डायग्राम इसमें ये किया था कि अगर आपके पास कोई वायर है और ये इसका स्मॉल पार्ट है DL और यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो ये वाला पार्ट और ये वाला एंगल हमने लिया था फाई 2, ये फाई 1। ठीक है, तो अगर तो ये वायर आपकी इनफाइनाइट है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ये वाली होगी, और अगर ये वाली वायर आपकी फाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, CBSE में इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है बॉयड-सेवरेट लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन क्या थी? सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बॉयड-सेवरेट लॉ। इसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक वायर है बेटा जो सर्कुलर फॉर्म में है, इसकी रेडियस A है, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, मे भी शायद मैंने R लिया हो। तो इस पूरी वायर का जो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस जगह पे, तो वो कितनी होगी? B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई NI A स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3 बाई 2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये कहाँ पे है? एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अगर यही पॉइंट यहां पे होता सेंटर पे, इफ P पॉइंट इज एट सेंटर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? वो होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई NI अपॉन R इंटू 2 पाई। तो मैंने शायद यहाँ पे इसको कट करके करवाया हुआ है। अब म्यू नॉट NI अपॉन, यहाँ पे रेडियस A है तो हमें A लेना चाहिए, तो 2A आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है, तो अगर पॉइंट P है सेंटर से x डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी निकाली है हमने, और अगर आपको सेंटर पे निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, यहाँ पे x 0 हो जाएगा। एक और केस हमने इसमें किया था कि अगर आपके पास कोई R को, मतलब इस वे में, रेडियस वही है A, ये एंगल है अल्फा, तो यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो यहाँ पे होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, N तो है नहीं यहाँ पे, सिंगल है जी, I अपॉन A
इंटू अल्फा, हमने ये निकाली है। यहाँ पे n टर्न्स का मतलब क्या है कि अगर ये कॉइल कुछ इस वे में होती, ऐसी टर्न्स होती, ठीक है। देखिए इसको, इसके बाद बेटा हमने किया था एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये हमारा हो गया फोर्थ टॉपिक, एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट एक्सेप्टेड, सेकंड इज राइट हैंड थंब रूल, थर्ड इज बॉयड-सैबरेट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। फोर्थ टॉपिक था हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए जो वीडियो लेक्चर हमने बनाए हैं 1 to 17 वो अलग अलग टॉपिक पे बने हैं, यहाँ पे मैं कंबाइंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने एप्लीकेशन अलग अलग आया हुआ है, बॉयड-सैबरेट लॉ अलग किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको थर्ड टॉपिक के अंदर बॉयड-सैबरेट लॉ और उसके एप्लीकेशन एक ही में एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो फोर्थ में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे किया था, देखो हमने कहा था कि अगर किसी वायर के अंदर करंट आई है और उससे r डिस्टेंस पे एक हमने r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम क्या कहते थे, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी होती है बेटा वो, B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर सर्किटल लॉ ने प्रूव किया था। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की यहाँ पे थ्री एप्लीकेशन थी एक्चुअली। पहली एप्लीकेशन क्या थी, हमने सोलेनॉइड लिया था। सोलेनॉइड में क्या था कि इस टाइप की वायर थी जिसमें करंट जा रहा था I। तो हमने कहा था कि अगर ये जो नंबर ऑफ इसकी लेंथ है L, इसमें टोटल नंबर है N यानी NL, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमने निकाल ली थी म्यू नॉट NI, ठीक है। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट N/LI, लेकिन हमने एंड पे कितनी कहा था, एंड पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी हाफ, यानी म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2। सो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI है, एंड पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है, ठीक है। देखो इसको, नेक्स्ट है थोड़ा मुझे साथ साथ ना रब करना पड़ रहा है बेटा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप पॉज करके जिसका कोई पॉइंट रह गया वो आप लिखते रहना। नाउ इसकी सेकंड एप्लीकेशन हमने की थी टॉरॉइड। हमने क्या बोला था कि टॉरॉइड क्या होता है, अगर उसी सोलेनॉइड को आप ऐसे राउंड शेप में कर दो तो ये टॉरॉइड बन जाता है जिसकी रेडियस r है। तो इसके इनसाइड भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी म्यू नॉट NI। तो यहाँ पे मैंने n को बोला था कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके पूरे सर्कमफ्रेंस में कितनी है, 2πr, ठीक है। और सोलेनॉइड के भी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0, और इसके भी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0, और इस स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0। सिर्फ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट NI। थर्ड एप्लीकेशन हमने की थी इसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर। तुम्हारे पास एक सिलेंडर था बेटा, जिसमें करंट गया था I,
इस सिलेंडर की रेडियस हमने ली है r। तो इस सिलेंडर में मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बताया था, एक पॉइंट बताया था P, एक Q और एक Z। तो ये जो Z का डिस्टेंस है मैंने कहा था r डैश ले लो, Q का रेडियस होगी बेटा, और P की रेडियस कितनी होगी r। तो इस सिलेंडर में ये जो करंट जा रहा है I, इसकी वजह से P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटसाइड पे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज इक्वल टू B म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, और सरफेस पे कितनी निकाल ली थी, दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2π कैपिटल R। बस ये वाला R यहां चला गया, लेकिन जो इनसाइड था, इनसाइड मतलब Z पे, आउटसाइड मतलब P पे, सरफेस मतलब Q पे। तो इसके अंदर हमने बताया था दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश अपॉन 2πr डैश। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम अंदर जाते हैं तो हमारा जो करंट की वैल्यू चेंज हो गई थी। ठीक है, तो चेंज होने की वजह से हम जब I डैश की यहाँ पे वैल्यू पुट की करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, तो I डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कराई थी कि दैट इज इक्वल टू ये आपका आ गया था म्यू नॉट I r डैश अपॉन 2πr स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था बेटा। ठीक है, तो हमने इस पे ग्राफ भी प्लॉट किया था एक, मैं इसका ग्राफ यहाँ बना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ हमने कहा था पहले बढ़ेगी, जब तक हमारा रेडियस नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड देखो बढ़ती जा रही है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो आपको बहुत अच्छी तरह करना है। CBSE में तो डायरेक्ट आता है, JEE मेन IIT के अंदर भी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, नीट के अंदर भी आते हैं। ठीक है, देखिए इसको। थोड़ा मैं कैमरे की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, नीचे वाला पोर्शन कट रहा था मे बी। यस, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये पोर्शन ले रहा हूं। इसके बाद हमने किया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें क्या था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर हमने कहा था मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना था, F इजिकल टू BQV साइन थीटा। तो हमने पढ़ा था जब थीटा 0-180 डिग्री होगा तो फोर्स आपका 0 होगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा BQV, क्योंकि साइन उस टाइम पे 90 डिग्री हो गया। तो जब थीटा 90 डिग्री पे होगा तो ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, यानी ये मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो उसमें रोटेशन क्रिएट करेगा। तो इसको हमने BQV के इक्वल रखा। तो यहाँ से हमने जब वो रोटेट करेगा तो हमने उसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली थी।
यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री भी है तो पार्टिकल उसमें रोटेट करेगा, और रोटेट करने से उसके अंदर रेडियस प्रोड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वो बात की बातें बेसिक हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं वो। इसके बाद था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में तो हम कर चुके हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आता है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है QE, और मैग्नेटिक अभी मैंने बताया BQV। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो दोनों का सम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी सिलेक्टर भी आपको करवाया था। ये वेलोसिटी सिलेक्टर तभी पॉसिबल है, तभी कंडीशन आती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो और पार्टिकल भी दोनों पे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो। तो इस टाइम पे मैंने बोला था कि Fe जो है वो Fm के इक्वल हो जाएगा, यानी QE इज इक्वल टू BQV, V से V कट गया तो आपका E जो है E/B इज वेलोसिटी। तो ये एक पर्टिकुलर सिलेक्ट हो जाती है वेलोसिटी, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हो, ठीक है। लिखो नेक्स्ट है बेटा फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें क्या था कि जब हमने किसी स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी कि हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड ली थी, उसके अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा I, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पे फ्लेमिंग रूल लगेगा इस पे। फ्लेमिंग रूल एक्चुअली यहाँ पे भी लगता था इस जगह पे। तो फ्लेमिंग रूल यही कहता था कि अगर ये फादर मदर चाइल्ड से मैंने बताया था, होप आपको रिमेंबर होगा, तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो मैंने इसको बोला था वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में, इसमें भी और इसमें भी, हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालनी है। बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, क्लियर। अब इससे अगले टॉपिक में हमने किया था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो हमने कहा था कि वी हैव टू वायर जिसमें करंट जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। तो दोनों वायर के बीच जो डिस्टेंस है वो है R।
तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। कितने फोर्स से करेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R। और अगर ये दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डिस्टेंस वही है R, तो ये अब एक दूसरे को सेम फोर्स के साथ रिपेल करेंगे। सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपेल। देखिए नेक्स्ट है टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या था बेटा, हमारे पास एक कॉइल थी जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। हमने कहा था ये नॉर्मल है, दोनों तरफ नॉर्मल का एंगल अल्फा है, ये थीटा है, ये कॉइल थी जिसमें ये लेंथ ली थी हमने, ये ब्रेथ ली थी, इसमें करंट जाता है I। ठीक है, तो हमने कहा था एक फोर्स ऊपर लगेगा F1, एक नीचे लगेगा F2 जो कि कैंसिल आउट हो रहा था बेटा। एक इस तरफ लगता था F3, एक इस तरफ लगता था F4, जिसकी वजह से कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती थी, रोटेट करती थी। रोटेट करने से यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था वो था BI NA cos थीटा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसको लिख सकते हो BI NA साइन अल्फा। अल्फा जो है वो नॉर्मल का एंगल है, इसे नॉर्मल कहते हैं, जो कॉइल पे परपेंडिकुलर होता है, और ये थीटा कॉइल का एंगल है। बस ये याद रखनी है बात, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम में कंफर्म पता होना चाहिए कि मुझे थीटा गिवन है या अल्फा। थीटा गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अल्फा गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नाउ इसको हमने लिखा था NI को M। M क्या है यहां पे, मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट हमने किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि इसी कॉइल पे बेस था, इसी का प्रिंसिपल हमने यूज किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। काफी लंबा टॉपिक था ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें हमने करंट फाइंड आउट किया था, स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होगी। तो हमने वो करंट की वैल्यू क्या निकाली थी, तो हमने दो टॉर्क निकाले थे। एक तो जो सेम टॉर्क था BI NA, मैक्सिमम टॉर्क निकाला था, यानी उस टाइम थीटा क्या था, 0 डिग्री। या आप ये कह सकते हो अल्फा क्या है, 90 डिग्री टॉर्क के अंदर। तो एक टॉर्क जो नीचे इसके स्प्रिंग लगा था, हमने उससे निकाला था K फाई, दोनों के इक्वल रखा था BI NA, यानी I इज इक्वल टू K फाई अपॉन BNA। हमने कहा था I प्रोपोर्शनल है फाई पे। जितनी कॉइल रोटेट करेगी, ऐसी ही कॉइल हमने वहां रखी थी, तो जितनी कॉइल रोटेट करेगी उससे फाई चेंज होगा, जहां से एंगल आएगा। तो हमने कहा था कि ये जो K अपॉन BNA है वो G है, इसे हमने पुट किया था BNA में भी। शायद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि मैंने G लिखा है कि नहीं लिखा होगा तो याद रखना, दैट इज ओनली कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। में भी शायद मैंने वहां पे G वर्ड नहीं यूज किया, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ इतना है, इसका प्रिंसिपल पूछेंगे तो यही है। कंस्ट्रक्शन बतानी है आपको, रेडियल फील्ड होती है, ब्रांच फोर्स
वायर्स लेते हैं, कॉपर की हमने कॉयल ली हुई है, मेटल इसके अंदर जो आयरन सिलेंडर लिया हुआ है, वो सारी बातें हमने वीडियो में डिस्कस की हुई है। ये ओवरव्यू है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई नीट के एमसीक्यू या जेई के एमसीक्यू या सीबीएसई में भी एमसीक्यू जो आते हैं उनकी जब स्टडी करते हैं तो एक बार हमें ऐसे ही सारा ओवरव्यू करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी में आगे हमने क्या किया था, देखो देख लो इसको एक बार आप। हाँ जी, इसी में हमने एक तो टर्म की थी हमने लिया था एक करंट सेंसिटिविटी, जिसको आईएस बोला था हमने बेटा कि फाई बाय आई को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, यानी फाई बाय आई को, जिसको 1/g भी कह सकते हैं, और g की वैल्यू हमने ली हुई है, तो दैट इज इक्वल टू बी, एन ऊपर चला गया, के नीचे। फिर हमने कहा था वोल्टेज सेंसिटिविटी जो Vs होता है बेटा, ये फाई बाय वी हो गया, यानी फाई बाय आई आर, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो फाई बाय आई को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, तो इसको आई एस बाय आर भी कह सकते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो आपका के आर आ गया। आर इज ओनली रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेंसिटिविटी का मतलब है कि 1 यूनिट करंट पास होने से कॉइल कितना एंगल रोटेट करती है, या 1 यूनिट वोल्टेज से कॉइल कितना एंगल रोटेट करती है, तो उससे हमें सेंसिटिविटी का पता लगता है। तो मैंने बताया था कि बेसिकली हम करंट से ही लेते हैं, तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो क्योंकि वो डायरेक्टली है उसके, या नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, या के को कम कर दो। मैंने बताया था कि ये तो पॉसिबल है, मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ा सकते हो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके, आप एन और ए को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि एन के बढ़ने से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। और ऐसा ही एरिया के लिए भी मैंने बताया था कि अगर आप कॉइल का एरिया बढ़ाओगे तो गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा, आपको हैंडल करना मुश्किल है, करंट को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ के को कम कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी फास्फोर ब्रोंज मेटल लिया हुआ है जिसकी वजह से के कम है। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास बेस्ट यही दो मेथड है, मैग्नेटिक फील्ड एंड के। ठीक है, फिर मैंने इसी टॉपिक में बताया था कि हम रेडियल फील्ड क्यों यूज करते हैं। सीधी सी बात है, रेडियल फील्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि ये थीटा हमेशा 0 रहे, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जिससे टॉर्क मैक्सिमम आएगा। तो आपके माइंड में यही होना चाहिए, रेडियल फील्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम रोटेशन कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो और गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव हो। ठीक है, नाउ फिर हमने एमीटर पढ़ा था, इसमें गैल्वेनोमीटर को ही हमने एमीटर बनाया था। हमने इसके पैरेलल में शंट लगाया था जिससे इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बेटा, सॉरी मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है गैल्वेनोमीटर की। शंट एक लो डिवाइस रेजिस्टेंस होता है, लो डिवाइस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो शंट की वैल्यू हमने निकाली थी, इसमें इसकी डेरिवेशन की हुई है। तो शंट लगने से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो मेजरिंग कैपेसिटी है करंट की वो बढ़ जाती है। देखिए इसको, अमीटर को हमें सीरीज में लगाना चाहिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये हम बातें और डिटेल में वहां देख चुके हैं, थ्योरेटिकल बातें। अब एक इसमें था वोल्ट मीटर, लास्ट टॉपिक था ये। देखिए वोल्ट मीटर में हमने क्या किया था, सीरीज
गैल्वेनोमीटर में सीरीज के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया था। तो अब ये जो पूरा है वोल्ट मीटर एक्ट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, IGR एक वोल्टेज डेवलप होगी, IGG एक वोल्टेज डेवलप होगी यहाँ पे, तो इतना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो आपको कितनी वोल्ट मीटर कितनी पावर का बनाना है उसके अकॉर्डिंग आर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको। तो देखिए ये हमारा जो रिवीजन पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर, जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल बातें आपको पता होना चाहिए, चाहे वो जेई का क्वेश्चन है, चाहे नीट के क्वेश्चन आप लगा रहे हो, CGT के लगा रहे हो, या CBSE की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो थ्योरेटिकल बातें आपको पता होनी चाहिए वो इतनी है। इसके बाद भी बहुत सारी टर्म्स बुक्स में दी होती हैं बेटा, उन सब बुक्स मतलब इतनी सारी थ्योरेटिकल बातें हमारे याद नहीं रहती। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को फोकस करें, इन्हीं से ही हमारी नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन होता है हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी थ्योरी पढ़नी चाहिए उतनी मैंने आपको करवा दी है, और जितनी नहीं करवाई वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे CBSE रिलेटेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, जो NCERT के अंदर है, जो थ्योरेटिकल हमें पोर्शन जो पता होने चाहिए न्यूमेरिकल बेस्ड वो आपको करना चाहिए। स्पेशली CBSE वाले बच्चों को तो करना ही चाहिए, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है, देखना है कि हम क्या मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नीट में NCERT बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार सेम ही आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जेई वालों का नाम नहीं लिया, जेई वालों को भी प्रॉपर देखना है, क्योंकि उससे आगे जो इस लेक्चर के बाद CBSE न्यूमेरिकल के बाद हम जेई और नीट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो इससे अगले वाला चैप्टर है यानी CBSE न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो आपको अच्छी तरह से करना होगा, तो जेई के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।